स्थिति ये है कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता को, संस्कृति को 1400 साल पहले एक मौना मजहब पैदा हुआ और उस मजहब के लोग पूरी दुनिया में हर सभ्यता को चुनौती दे रहे हैं। और ये चुनौती वो तर्कों से नहीं दे रहे, ज्ञान से, विज्ञान से नहीं दे रहे, वो तलवार के जोर पे दे रहे हैं और पूरी दुनिया को तलवार के जोर पर अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। चाहे कई सौ साल पहले स्पेन में हुआ, आज पूरे यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है, मॉरिशस में हो रहा है, सब जगह वो यही एक हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ चीजें आप जरूरी नहीं है कि जब तक आपके जीवन में या आपके देश में वो एक्सपेरिमेंट ना हो तब तक आप सीखें ना। भारत आचार्य चाणक्य का देश रहा है, वो ये कहा करते थे कि जरूरी नहीं है कि सारे एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ही करने हैं, कुछ दूसरे के एक्सपेरिमेंट से और एक्सपीरियंस से भी सीख लेना चाहिए। आज मॉरिशस जिस मुकाम पे खड़ा हुआ है, मॉरिशस का समाज, हिंदू सनातनी समाज जिस चिंताओं को, जिस चुनौतियों को देख रहा है, उसमें लड़ने की क्षमता है। लेकिन मॉरिशस के समाज में जो नेतृत्व दे सकते हैं, सही मायने में दे सकते हैं, जो सनातनी हिंदू का नेतृत्व कर सकते हैं, एक यूनाइटेड हिंदू समाज का नेतृत्व कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं तो, लेकिन अभी बाहर निकलने में उनको थोड़ी हिचकिचाहट है, थोड़ा हेजिटेशन है। यही स्थिति कमोबेश भारत में थी। पिछले 70 सालों में हमने ऐसी सरकारों को बर्दाश्त किया, जिन सरकारें आई हमारे वोट से चुनी, हमारे टैक्स से जो सरकारें चल रही थी उन्होंने हमारे विरुद्ध ही कानून बनाए, क्योंकि भारत की 90 करोड़ हिंदू जनसंख्या ने कभी एकजुट होकर के अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने वेद को, अपनी उपासना को बचाने के लिए वोट नहीं दिया। लिहाजा कुछ लोगों ने पूरी ताकत के साथ भारत के संविधान में, भारत की संसद में ऐसे हजारों नियम बनवा दिए कि आज उन नियमों को हटाना, एक एक नियम को जो गलत तरीके से संविधान में डाले गए, जो संसद में गलत तरीके से काम हुए, उन कामों को सही करने में सरकार पिछले 10 साल से लगातार हर दिन लड़ रही है। और एक मजहब के मानने वाले लोग जिस तरीके का दबाव बनाकर भारत की ना तो न्यायपालिका को मानने के लिए तैयार है, भारत की पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भारत की सेना को मारा जा रहा है, दिल्ली के अंदर सरकार की नाक के नीचे जिस तरीके की अनादि और अव्यवस्था फैलाई हुई है, वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और ये उनकी एक टैक्टिस है। वो पहले जब 5% होते हैं तो भाईचारे की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, ह्यूमन राइट की बात करते हैं, और जैसे जैसे उनकी गिनती बढ़ती चली जाती है वो फिर किसी के मानवता अधिकार की बात नहीं करते, किसी के ह्यूमन राइट की बात नहीं करते, फिर वो तलवार के जोर पर आप वो तमाम करने पे मजबूर कर देते हैं जो शायद आप नहीं करना चाहते। भारत में भी वो लोग आज पूरी ताकत के साथ आइडिया ऑफ इंडिया, ये भारत क्या है, ये राष्ट्र क्या है, ये सनातन क्या है, उसको अंदर से चुनौती दे रहे हैं। किसी सरकार का विरोध करने का अधिकार है, किसी कानून का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन कानून का विरोध और सरकार के विरोध के आड़ में आप राष्ट्र का विरोध नहीं कर सकते। हमने गलतियां की, इसलिए 10 साल पहले भारतीय समाज के अंदर ये चेतना जागी और भारतीय समाज ने कबूल किया और एक राष्ट्र के रूप में अपने मताधिकार, अपने वोट का इस्तेमाल किया और सत्ता में उन लोगों को बिठाया जो लोग इस देश के राष्ट्र को बचाने के लिए आगे आना चाहते थे। सरकारें तो पिछले 70 सालों में थी, देश चल रहा था, लेकिन राष्ट्र और इस देश की संस्कृति नष्ट हो गई थी, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि जब तक ये संस्कृति नष्ट नहीं होगी तब तक उनका आधिपत्य, तब तक उनकी पूरी दुनिया में हुकूमत लागू नहीं होगी। आज हमारे सामने संकट ये है, संविधान भी है, सरकार भी है, पुलिस भी है, सेना भी है और हम 90 करोड़ भी हैं। उसके बाद भी उन ताकतों के अंदर और बाहर के तार इतने मजबूत 70 सालों में राजनीतिक दलालों ने ऐसे कर दिए हैं कि हमें एक एक चीज के लिए लड़ना पड़ता है। इसलिए दिल्ली की खबरें आपके पास आती हैं, आज आपके पास खबरों का आदान प्रदान पूरी दुनिया से कहीं भी होता है, कोई खबर ऐसी नहीं है जो आपसे छुपी हो।
आपके मुल्क में क्या हो रहा है ये पूरे भारत को पता है, भारत में क्या हो रहा है आपको पता है, अमेरिका का राष्ट्रपति शाम में गया, जाने से पहले उसने क्या बोला क्या कहा, ये सारी खबर है आज आपके पास। तो आज आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपके देश में क्या हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो छुपाई जाती हैं, जो बताई नहीं जाती। उसमें से मैं ये मानता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि जिन बीमारियों से हम ग्रस्त थे, जिन बीमारियों से हम लड़ रहे थे, वो बीमारी आपके देश में आ गई। इसलिए मैं ये बात ओपनली कहता हूं कि हमारे तो पूर्वजों ने, चाहे वो गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना आजाद हो या और दीगर बहुत से लीडर हो, उन्होंने जो भी गलतियां की, उन्होंने संविधान में जो भी गलत करने दिया, हमारी पूरी जनरेशन उसको सही करने में निकल जाएगी। आप तो 1968 में आजाद हुए, आपका तो उस आजादी से पहले इस देश के साथ क्या क्या आपने किया, कितने पूर्वजों ने कंट्रीब्यूशन दिया, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन आज 68 से लेकर 2020 के बीच में आपके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें पनपने लगी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों में भी जन्म ले लिया है जिसका रास्ता एक खतरनाक तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ इसलिए ये बात कहने आया हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को इन चिंताएं नहीं है। गति जी जैसे लोग, देसाई जैसे लोग और द्वारिका जैसे लोग जो हैं वो पूरे देश में ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन चिंता व्यक्त करने से काम नहीं बनेगा। इससे पहले कि ये चिंता चिता में तब्दील हो जाए, आपको एक्शन लेना है। आप ये मत सोचिए कि आपके पास बहुत समय है। हमने भी बहुत शुरू में ये गलती की थी कि नहीं, हम सरकार जब दे चाहे जब बना लेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि सरकार को बदलने में कितने लोगों ने आहुति दी है। अगर आपको एक जिंदा समाज के रूप में जिंदा रहना है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी संस्कृति, पूजा पद्धति, उपासना, ये मंदिर, ये शिवरात्रि के जो आपके जुलूस चल रहे हैं, ये अनंत काल तक चलते रहे, तो इसकी कीमत इस देश की वर्तमान जनरेशन को देनी होगी। और सच बोलने और सच कहने की आदत डालनी, सरकारों से निजी तौर पे जाना, उनसे निजी फायदे लेना, मठ मंदिर के लिए फायदे लेना, मेरा काम हो जाना, इसका काम हो जाना, ये निजी एजेंडे चलते रहेंगे। लेकिन एक हिंदू सनातनी के नाते, हिंदू होने के नाते, क्या आप एकजुट होकर के सरकार के सामने कोई अपना डिमांड चार्टर कर सकते हैं? हमारे ये हमें मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए, हमारे खिलाफ ये नहीं होना चाहिए, हम ये नहीं करेंगे, ऐसा कोई चिंता इस समाज में है कि नहीं है? लिहाजा ऐसा ना हो कि जिस तेजी से जो भारत में बीमारियां कन्वर्जन की चल रही है, जो भारत में लव जिहाद नाम का चल रहा है, जिस तरीके से गिनती बढ़ाने की रेस भारत में चल रही थी, उसको इस सरकार के आने में रोका तो नहीं है, लेकिन इस सरकार के आने से उन लोगों के अंदर डर जरूर पैदा हो गया है। आपका तो समाज कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, 12-13 लाख का समाज है। उस समाज के अंदर जिस ताकत में भी आप हैं, क्या आपको लगता है कि अगले 10 साल में, 15 साल में आप इस देश की गद्दी पर, क्या आप अपनी मर्जी के नेताओं को बिठाने की पोजीशन में होंगे, जो आपकी संस्कृति को बचाए, जो आपकी भाषा को बचाए, जो आपकी उपासना को बचाए, जो आपकी उपासना स्थल को बचाए? अगर आपको इसकी चिंता है तो मैं समझता हूं कि आज आपके पास समय है। 5 साल 10 साल के बाद ये आपके पास समय नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे कुछ लोग अंदर आते हैं और एक दिन पता चलता है कि इन्होंने ऐसा कर दिया, तब आप कुछ करने के लिए नहीं रह जाते। इसलिए मैं आप लोगों के सामने बार बार एक ही मिसाल रखता हूं। औरंगजेब और बाबर ने क्या किया, मैं उस घटना में नहीं जाना चाहता। आजाद भारत में जम्मू कश्मीर एक राज्य था जहां मुसलमानों की गिनती मेजॉरिटी में थी। पूरे देश की सरकार, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी फोर्स और इतनी बड़ी तादाद में हिंदू होने के बाद भी उस राज्य के मुसलमानों ने 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा, 2,500 औरतों का, मर्दों का, बच्चों का मर्डर किया, रेप किया। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित जिन्होंने अपने जीवन में कभी एक गाली नहीं दी, एक पत्थर नहीं मारा, क्योंकि वहां मुसलमानों की गिनती ज्यादा थी। सरकार भी उनके साथ मिल गई, व्यवस्था भी उनके साथ मिल गई, पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। अपने ही देश में 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित जान बचा के हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में रह गए। 30 साल के अंदर ऐसी सरकारें आई, उन सरकारों ने कभी उन 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित, जिन्हें बहुत संपन्न लोग थे,
बड़े शिक्षित लोग थे, बड़े ताकतवर लोग थे, सब कुछ थे, लेकिन जब भीड़ आई तो उनको बचाने कोई नहीं आया। और आज अपने ही देश में ये दुनिया की पहली ऐसी मिसाल है कि जो उस धरती के मूल निवासी थे, आज भारत के अंदर चौराहों पर, फुटपाथों के ऊपर कोई चने बेचता है, कोई पान की दुकान कर रहा है। जो करोड़पति थे, अरबपति थे, जिनके 10-10 कमरों के मकान थे, बड़े आलीशान थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा, लेकिन ये दिन आया। भारत की सरकारें खामोश बैठी रही, बल्कि भारत के मंत्री उस जघन्य अपराध में शामिल थे, भारत का गृह मंत्री उस जिनोसाइड का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने ताकत इतनी दिखाई और तलवार के जोर पर जो हाथ फैला किया कि आज भी भारत का समाज सच नहीं बोल पाता। ये घटना 30 साल पुरानी है। यही आज दिल्ली में हो रहा है, यही भारत के 500 इलाकों में हो रहा है, जहां भारत की पुलिस नहीं जा सकती। वो बंगाल में हो, वो आसाम में हो, वो यूपी में हो, वो मध्य प्रदेश में हो, वो राजस्थान में हो, वहां उन इलाकों में 500 ऐसी जगह बन चुकी हैं जहां भारत की पुलिस जाने से मना कर देती है। वहां किसको मारा जा रहा है, किसकी इज्जत लूटी जा रही है, ये खबर तो आती नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारी लड़ाई 2014 से शुरू हुई है। अब हम साइकोलॉजिकल युद्ध भी लड़ रहे हैं, हमको हथियारों से भी लड़ना पड़ रहा है, हमको सोच से भी लड़ना पड़ रहा है, हमको पॉलिटिकली भी लड़ना पड़ रहा है, हमको कॉन्स्टिट्यूशनली भी लड़ना पड़ रहा है, हमको लीगली कोर्ट में भी लड़ना पड़ रहा है। और तब जाकर के 550 साल पहले जिस बाबर के मीर बाकी ने वो मंदिर तोड़ा था, वो जाकर के कोर्ट से फैसला लेकर के आज 2020 में उसका फैसला आया है। ऐसा ना हो कि आपकी पूजा स्थल इतनी दूर तक समाप्त हो जाए कि उन्हें वापस लेने के लिए आपको सदियां लग जाए। इसलिए आपका समाज में लोगों में चिंता है, जागरूकता है। महिलाएं इस बात को चिंतित कर बात करती हैं, घरों में बात करती हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों ने इस सामूहिक तौर पे, आप 5 लाख हैं, 6 लाख हैं यहाँ की पॉपुलेशन के, उस सब लोगों के बीच में अगर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पैदा नहीं की और मेरा मेरा मठ मेरा आश्रम, इससे ऊपर उठ के आपके समाज के विद्वान लोगों को, जो अगली जनरेशन को, जो आने वाली जनरेशन है, जो आपके बाद की जनरेशन है, उसको अगर आप सही तरीके से गाइड नहीं करके गए तो कश्मीर मॉरिशस बनने में 10 साल से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। मैं इससे ज्यादा कोई और बात